AS2 is accounting for inventories. बड़े ही प्यार से सुनिएगा बच्चे, मैं आपके साथ जो AS2S करा रहा हूँ अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज, कुछ बच्चों ने फाउंडेशन में करा भी हुआ है, सीए के अंदर ये फाउंडेशन में था। तो सबसे पहले आइए समझते हैं सर, क्या जो जैसे फाउंडेशन में जो आपने करा था ना तो बहुत ज्यादा डिटेल्ड और ज्यादा था। ये तो एक ही क्लास है, बस थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स और आएंगी हल्की फुल्की और खत्म हो जाएगा। ठीक है, उतना डिटेल नहीं है। तो आइए एक बार समझते हैं AS2 किस चीज के ऊपर है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। और मैं तो इतनी बात बोल रहा हूं आपको, अगर वैल्यूएशन की नाम की बात ही अगर इस चीज का यूज हो गया तो आइए सबसे पहले लिखते हैं वैल्यूएशन प्रिंसिपल। क्या कोई बच्चा मुझे वैल्यूएशन प्रिंसिपल का रूल बता सकता है? क्या सकता है? And maybe your market price whichever is lower. भेज दो, आप उनको बोल दो। तो उन सीएमए वाले बच्चों को भेज दो, बोल दो बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, आज मैम भी नहीं आई और वो है ना, तो भेज दो, आज भेज दो। ठीक है, तो आइए सबसे पहले लिखते हैं बच्चे। देखो वैसे तो इन्वेंट्री के मतलब से भी शुरू करी जा सकती है बात, पर वो थ्योरेटिकल है। आइए जरा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की बात करते हैं। क्या आप मुझे रूल बता सकते हो? हाँ, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। और बात इतनी है कि कॉस्ट के अंदर भी तीन कंपोनेंट होते थे। क्या याद है आपको क्या क्या होता था? कॉस्ट में क्या क्या लिया जाता था? फिर एनआरवी पर आता हूं मैं, एक बार ऐसे ही लिखना। कॉस्ट में क्या लिया जाता? फिक्स कॉस्ट। ठीक है बेटे, कॉस्टिंग काफी चल रही है अभी आपकी। लेट मी टेल यू, आई एम नॉट अ कॉस्ट टीचर, नॉट आशीष सर। ठीक है, परचेज कॉस्ट, वेरी गुड, स्लोली स्लोली कमिंग टू अकाउंट्स। परचेज कॉस्ट नहीं, नहीं, कुछ बताओ भाई। प्रीत जी आप भी अभी अभी निकला, आपका क्लियर हुआ है। कॉस्ट के अंदर चैप्टर छोड़ के चला गया था। परचेज कॉस्ट। और बताओ कुछ जो सीए वाले बच्चों ने करा हुआ है। आरती जी, अरे सर इंटर की टेंशन चल रही है, फाउंडेशन की तरह हो आप। दिवांशी जी आप बताओ, ये भी छोड़ के गए थे चैप्टर, तो अब दोबारा पढ़ा रहा हूँ, छोड़ के चले जाना। इनवर्ड इनवर्ड का खर्चा। नहीं, परचेज कॉस्ट था। कन्वर्जन कॉस्ट, लेबर का खर्चा, मशीनरी का खर्चा, टू कन्वर्ट दाने का योर इनटू फिनिश गुड्स। और दाने का खर्चा। अदर कॉस्ट, इसके अंदर डिटेल्ड बात चलेगी, पर अभी मुद्दे की बात यह है, आपको सिंपल सी बात बोलूं, अगर मेरे लिए प्रोजेक्टर इन्वेंट्री है तो प्रोजेक्टर को खरीदा परचेज कॉस्ट होती है। प्रोजेक्टर को अगर मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ या इस पर लेबर का खर्चा, वो कन्वर्जन कॉस्ट होती है। ठीक है, उसके बाद अदर कॉस्ट में क्या आता है? रॉयल्टी की पेमेंट कोई आ जाती है। ठीक है, तो डिटेल देखेंगे कॉस्ट के अंदर ये तीन चीजें होती है। एनआरवी बताइए, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, क्या फॉर्मूला था इसका? दिस इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस necessary expense to make sales. एग्जाम्पल ब्रोकरेज। सर ये आप क्या लिखवा रहे हो बेटे? अभी बेस बनवा दूंगा। आप एक बार लिखिए कि हमें अपनी इन्वेंट्री की कॉस्ट जाननी जरूरी होती है, हमें अपनी इन्वेंट्री की एनआरवी जाननी जरूरी होती है, और कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। अब सवाल ये है, अगर एक छोटी सी बात बोलूं, सपोजिंगली मेरे पास जो इन्वेंट्री है, साल के आखिरी दिन इन्वेंट्री को गिना जाता है एवरीथिंग। ठीक है, मान लो जब साल खत्म हो गया, लेट सपोज ऑन 31st March 25, मेरी दुकान पे जो भी सामान है जो मैं बेचता हूं, कह सकता हूं उसी को मैं इन्वेंट्री बोलता हूं बेसिक शब्दों में, उसकी कॉस्ट कितने की है? 100 रुपए। ले ले, उसकी कॉस्ट कितनी है? 100। एंड मैंने से कॉस्ट, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे बच्चे? एग्जैक्टली और ये कैसे आएंगे वो मैं देखना पड़ेगा, बट कॉस्ट मैंने आपको निकाल के दे दी है 100। और एनआरवी कितनी है बच्चे? एनआरवी सपोजिंगली 120।
तो आप मुझे बताइए, जो आप बचपन में ट्रेडिंग अकाउंट बनाए हो, जो आप बैलेंस शीट बनाए हो, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, कितने रुपए लिखोगे? 120 क्यों नहीं? क्योंकि भाई 120 अगर आपने दिखाया तो अपने आपने अपने स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया, वो बिका नहीं आपका स्टॉक। जो आप ये कह रहे हो 120 का बिक जाएगा, हाँ 120 का मतलब क्या है, वो इतने का बिक जाएगा। जो मार्केट में एसी की दुकान है, उसे खरीदा 20 का, वो उसे पता है मैं 50,000 का बेच दूंगा, पर वो फिर भी कितने पे इन्वेंट्री दिखाएगा? 20,000 पे दिखाएगा, क्योंकि AS2 की वजह से कॉस्ट और एनर विचएवर इज लेस। लेकिन अगर सर जी, अगर NRV 70 होता तो, बट सर मैंने तो 120 का खर्चा करा है, तो मेरा तो एसेट, आई एम सॉरी, मैंने तो 100 रुपए का खर्चा करा है, तो मेरे लिए तो मैंने तो 100 रुपए दिया। हिस्टोरिकल कॉस्ट सिस्टम, मैंने तो जब मैंने परचेज करा होगा, परचेज टू कैश करा होगा, तो वो तो सारा का सारा 100 रुपए ही है। बट आप एक चीज समझिए, अगर किसी चीज को बेच के आपको सिर्फ मिलने की ही उम्मीद 70 है, तो आप उसको 100 रुपए का एसेट कैसे बोल सकते हो? मैं अगर आपको बोलूं मैंने प्रोजेक्टर 40,000 का खरीदा, ठीक है, आज ही खरीदा, और एकदम से देर इज अ सडन बैन इन प्रोजेक्टर्स, ठीक है, और अब ये मार्केट में 2,000 का भाव पे बिक सकता है, तो क्या मैं इसको 40,000 का प्रोजेक्टर दिखाऊं? नहीं। ठीक है भाई, आप अगर बैलेंस शीट में किसी चीज को 40,000 का दिखाते हो, इसका मतलब होता है कि आपको उससे उतने का बेनिफिट आएगा, और भाई बेनिफिट 2,000 का आएगा अब आपको उससे। मुझे बताइए, याद है ना आपको प्रिंसिपल हमने करा था? तो मुद्दे की बात यह है बच्चे, सबसे पहला जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री आपने करा, कॉस्ट और इनर विच इज लोअर। एंड मैं आपको एक चीज बता दूं, ये फिनिश गुड्स के लिए है, और दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस है। रॉ मटेरियल के लिए कुछ अलग कहानी हो जाती है, देखेंगे वो। क्लियर है यहां तक? चलिए एक बार इसको लिख लिया बच्चों ने, अब इसके नीचे एक एग्जाम्पल कर। सर ये टॉपिक आज स्टार्ट किया आपने? हाँ जी। ओके सर। एग्जाम्पल नंबर 4, द कॉस्ट एनआरवी एंड इन्वेंटरी वैल्यू ऑफ आइटम दैट कंपनी। नहीं ये वाला नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, क्वेश्चन आएगा इस पर। हाँ ये रहा, सॉरी, इलस्ट्रेशन नंबर 1। और अगर आपको देख के याद आ जाए, फाउंडेशन में भी था ये वाला कुछ, ठीक है। एनीवेज, द कंपनी डील्स इन 3 प्रोडक्ट्स ABC, 3 प्रोडक्ट है ABC, विच आर नीदर सिमिलर नॉर इंटरचेंजेबल। इसका क्या मतलब होता था? देखो, देखो एक बात बताओ, अगर आप सपोज करो, अगर आप मान लो एक शॉप में गए और आप पेप्सी या कोक पीने जा रहे हो, और अगर वो आपको कोल्ड कॉफी दे दे, क्या वो सिमिलर और इंटरचेंजेबल होता? नहीं। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो भैया 20 वाली कोक दे दो, उसने बेटे 2 लीटर की कोक दे दी, उसने कहा एक ही बात है, कोका कोला ही तो है दोनों में, क्या ये इंटरचेंजेबल होता? इंटरचेंजेबल होता है बेटे, ये नहीं था इंटरचेंजेबल। इंटरचेंजेबल होता है 20 रुपए की कोक दे दो, 50 20 20 रुपए की पड़ी हुई है, कोई भी उठा लो, इसे कहता है, कहा जाता है इंटरचेंजेबल। एग्जैक्टली, सब्सटीट्यूट परफेक्ट। इको के अंदर नहीं जाऊंगा, एग्जैक्ट वही। डेयरी मिल्क 10 वाली ले रहा है, तो मेरी दुकान पे 5 लाख है, कोई भी उठा ले। जब आप किसी शॉप में जाते हो, आपने फ्रिज खोला, ठीक है, अगर कोका कोला उसमें 20 20 वाली है, उसको क्या फर्क पड़ता है, कोई भी उठा लो। सो दैट मीन दैट्स इंटरचेंजेबल। ठीक है, तो ये बोल रहा है इसके पास 3 आइटम्स है, क्या ये तीनों आइटम इंटरचेंजेबल है या नहीं है? नहीं है। क्योंकि बेटे अगर इंटरचेंजेबल होते ना, तो मैं कॉस्ट का टोटल NRV का टोटल कर लेता। अगर मेरी अलग अलग इन्वेंट्री है, आप सोच के देखिए, सैमसंग कंपनी है, क्या सैमसंग कंपनी के पास इन्वेंट्री एक टाइप की होती होगी, अलग अलग होती? उसकी वॉशिंग मशीन की अलग होती होगी, एक कैटेगरी होगी, ठीक है, उसके बाद मोबाइल फोन की अलग होगी, कैमरास की अलग होगी, ठीक है, टीवी टेलीविजन का अलग होगा, ऐसे करते करते 1000 तरीके की तो उसकी इन्वेंट्री है। शुड आई से दैट दैट्स इंटरचेंजेबल? नो। बट अगर मैं एक फोन के अंदर ही घुस जाऊं, फोन उसका लेटेस्ट कौन सा आ रहा है? S25। S25 अगर आप लेने जा रहे हो और वो सेम है, तो वो इंटरचेंजेबल है कि नहीं है? वो तो है ना। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? S25 जो है, वो तो आप दुकान से कोई भी उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, एज्यूमिंग एक ही कलर है, अभी और डिटेल क्या आ जाएंगे उसका। ठीक है, मुद्दे की बात यो है, मुद्दे की बात यो है,
at the time of closing the accounts the historical cost and NRV are determined as follow, यानी कि आपको कॉस्ट दी हुई है और NRV दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। आप मुझे बता दो 40 की कॉस्ट और 28 का NRV AS2 के हिसाब से क्या आ जाएगा 28। अगले वाले का, अगले वाले का। तो मैं बस ये नहीं कहना चाह रहा सर इसका टोटल कर लो इसका टोटल, ऐसे नहीं कर सकते बिकॉज दैट्स नॉट इंटरचेंजेबल। अगर ये सारी की सारी 20 वाली कोक होती तो मैं तीनों का टोटल कर लेता सर। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर दिया हुआ है 28 32 16 76 आपकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन। क्लियर है यहां तक बच्चों? चलिए अगला इलस्ट्रेशन कमीशन के ऊपर आएगा, ध्यान से देखिएगा। एक्स लिमिटेड परचेज गुड्स एट अ कॉस्ट ऑफ 40 लाख। ओहो, टिल मार्च 75% ऑफ द स्टॉक इज सोल्ड। भाई अगर 40 लाख का मैंने परचेज करा 75% बिक गया तो क्या आप बता सकते कितना परसेंट बच गया? 25%। कितना होता है 25%? हाँ 10 लाख। द कंपनी वांट टू डिस्क्लोज क्लोजिंग स्टॉक एट 10 लाख। अच्छा जी सर, वैसे कॉस्ट कितनी लग रही है? 10 लाख रुपए। बहुत अच्छी बात। द एक्सपेक्टेड सेल प्राइस कितना है बेटे? एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल इज पेबल टू द एजेंट। ना मुद्दे की बात यो है कि NRV क्या है, 11 लाख या 9,90,000। एग्जैक्टली। और कॉस्ट कितनी है आपकी? तो AS2 के हिसाब से क्या हो जाएगा? 9,90,000 हो जाएगा। देखने में नहीं तो दिख नहीं रहा होता वो एकदम से। ठीक है, तो इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट 9,90,000। पहले बताइए यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा AS2 का जो था। अभी चलता जाएंगी बात अभी। अब मैं एक बार सीक्वेंस पर आता हूँ, थोड़ी सी बातें करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। क्या डाला भैया आपने? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करा था। ठीक है, चलिए अब डालिए मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री। मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री सर इन्वेंट्री होता है। मान लो अगर मैं शर्ट बनाता हूं तो भाई मैं तो कॉटन खरीदता हूँ, कॉटन से कपड़ा बनाता हूँ, है ना? तो क्या वो भी इन्वेंट्री होता है? बिल्कुल होता है, यही बोल रहे हैं। इन्वेंट्री आर एसेट। सबसे पहले इन्वेंट्री क्या होता है मेरा? एसेट्स होता है। हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, दैट इज फिनिश गुड्स। उसके बाद क्या बोल रहे? इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब बच्चे वर्क इन प्रोग्रेस। और उसके बाद फॉर कंजम्पशन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर सेल, सिर्फ इतना, दैट इज रॉ मटेरियल, कि जो कंजम्पशन के लिए भेजा जाएगा। सिंपल सी बात ये है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड। और आप इतने समझदार होने चाहिए, जिंदगी में बैलेंस शीट जब आप बनाते हो और जिंदगी में जब आप यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो तो तीनों कैटेगरी आनी चाहिए। अगर मैन्युफैक्चरर होगा तो तीनों होगा, ट्रेडर होगा तो सिर्फ फिनिश गुड आ जाएगा। और वहीं अगर मैं ट्रेडिंग की भी बात कर लूं, मैन्युफैक्चरिंग तो सबने पढ़ा था जिंदगी में। फाउंडेशन में आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डाला था ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस। एक और अकाउंट बनता था ना मैन्युफैक्चरिंग का, तो उसमें जो फैक्ट्री में होता था वो उधर जाता था रॉ मटेरियल, और फिनिश गुड कहाँ होता था? ट्रेडिंग। तो एक बार के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी बनवा दूंगा आपको ये भी। अभी मत बनाइएगा इसको, जब हम डेफिनेशन लिख लेंगे तब बनाइएगा। देखो भैया जिंदगी में बिजनेस जो है दो प्रकार के हैं बेटे। या तो आप एक मैन्युफैक्चरर हैं या फिर आप एक ट्रेडर हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो आपकी तीन प्रकार की इन्वेंट्री होगी, रॉ मटेरियल वगैरह, फिनिश गुड्स। और ट्रेडर हो तो सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल कह सकता हूं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आता था, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स ट्रेडिंग। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर बैलेंस शीट में क्या ये तीनों आएंगे? ओ बेटे बिल्कुल आएंगे साल के एंड में। ठीक है जी। रही बात फिनिश गुड की, कहां जाता था ये? ट्रेडिंग में और बैलेंस। सर्विस प्रोवाइडर की बात हो जाएगी, पर सर्विस प्रोवाइडर की जनरली कोई इन्वेंट्री होती नहीं, अगर होगी तो ट्रेडिंग में दिखा देगा वो। और आज के टाइम पे लेटेस्ट बात तो इतनी है कि ट्रेडिंग व्रेडिंग बनता ही नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ P&L बनता है। समझ रहे हो? यहां तक क्लियर है बच्चों को?
आइए अब हम एक बार इन्वेंट्री की डेफिनेशन में दोबारा आते हैं। तो सर हमें पता लग गया फिनिश गुड वर्क इन प्रोग्रेशन। आगे क्या लिख रहे हैं बच्चे, ये इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाईज कंज्यूमेबल्स other than machinery spares servicing equipment stand by meeting the definition of PP। एक बात बताओ, मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, 100 करोड़ की फैक्ट्री है, 5 करोड़ के तो नट बोल्ट्स पड़े रहते हैं मेरे पास। क्या नट बोल्ट्स में बेच रहा हूं? नहीं। पर क्या वो इन्वेंट्री की डेफिनेशन में आ सकता है? नहीं आ सकता। या अगर मैं आपको बोलूं कि मशीनरी चलाने के लिए कंटिन्यूस एक दिन का 1000 लीटर पेट्रोल लगता है मेरा, हमेशा ट्रक वाला बाहर खड़ा ही रहता है, एक खाली होगा एक दिन में तो अगला आएगा, कंटिन्यूस पेट्रोल मशीन में जा रहा है, क्या वो जो पेट्रोल है क्या वो मेरी इन्वेंट्री हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जरूरी थोड़ा ना जो कपड़े के अंदर लग रहा है वही हो। समझ रहे हो? तो बेसिकली जो आपका बार बार कंज्यूमेबल्स है वो भी इन्वेंट्री हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे पेट्रोल कह सकते हैं, नट बोल्ट्स कह सकते हैं, पर उसने किसी चीज को बाहर कर दिया। किस चीज को? किस चीज के? मशीनरी के। सर पर वो नट बोल्ट तो मशीनरी के थे। नट बोल्ट किस पे लगते हैं? मशीनरी पे लगते हैं। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई नट बोल्ट बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है कि वो उस मशीन पे ही लगे, दीज आर नॉट जनरल नट बोल्ट, ठीक है, तो क्या मैं उसको इन्वेंट्री बोलूं, या मैं बोलूं भाई ये इस मशीनरी के साथ ही होते हैं, इसको कहीं और नहीं लगाने का, लिमिटेड है, और फिर दोबारा उसी प्रोक्योरर जिससे हमने मशीन उसी से आएंगे, यानी कि स्पेसिफाइड टाइप ऑफ नट बोल्ट्स है। ठीक है, तो मेरे को उसे इन्वेंट्री बोलना चाहिए या उसे फिक्स्ड एसेट बोल देना चाहिए? फिक्स्ड एसेट। तो यही कह रहे हैं, बस किस चीज को मत ले लेना, स्पेयर सर्विसिंग इक्विपमेंट्स मीटिंग द डेफिनेशन ऑफ पीपी। इफ इट्स नॉट मीटिंग द डेफिनेशन ऑफ पीपी, पीपी याद है आपको, फिक्स्ड एसेट, अगर वो स्पेसिफिक है, ठीक है, उससे रिलेटेड ही है, तो भाई उसको फिक्स्ड एसेट बोल देंगे, नहीं तो इन्वेंट्री बोल दो आप। मुझे बताइए, डेफिनेशन क्लियर है? एक बार लिख दीजिए बच्चे से, पूरा ही लिख देना। सर वो स्क्रीन शो नहीं हो रही मुझे। बाकी बच्चों को तो आई थिंक हो रही है अभी यार, एक बार मैं कर देता हूँ, एक बार करता हूँ। पीपी का कौन सा स्टैंडर्ड था बच्चे? AS10। ओके, क्या कह रहे हो बच्चे? जोएब जी? नहीं नहीं, जल्दी लिखो यार, कवर करना है यार, 3:30 तक खत्म करा दूंगा बेटे यार ये। पीपीई का कौन सा स्टैंडर्ड था बच्चों? बस AS10 यही लिख लेना बस आप। लिख लिया? सर मेरी स्क्रीन पे अभी भी ब्लैंक ही आ रहा है। भाई ये कुछ नहीं दिख रहा। बैक आ रहा है भाई, एक बार वाईफाई वाले को बुला अपने घर को। सर वो बाकी बताओ, सब सही चल रहा है। कुछ आ ही नहीं रहा, ब्लैंक आ रही है स्क्रीन। बाकी बच्चे एक बार चैट बॉक्स में बताओ, सही आ रहा है या गड़बड़ आ रहा है? यस सर। ठीक आ रहा है? यस सर। अच्छा, सुजल जी एक बार जरा देखो यार, कुछ इशू लग रहा है आपके वाईफाई या उसमें। भावना जी भी कह रही है सही आ रहा है। भावना जी ने बोल दिया बेटा तू डिस्कशन ही खत्म कर। ठीक है सर, चेक करता हूँ। वो उसी आज तो पेपर है भाई बच्चों का। कर रहा हूँ, पानी पी लो।
ये जो अंडरलाइन कर है ना, ये मत लिखना, ये सेम ही बात थी। ये जो अंडरलाइन कर है ना नीचे, ये नहीं लिखना, ये सेम ही बात थी। पी रहा हूँ। रुक जाओ भाई, खुद पीऊंगा ना अपने हिसाब से, इंसान पानी पीता है, ये थोड़ा ना पियो पानी, ऐसे थोड़ा ना होता है। हाँ जी। जैसे आपने अपने दो तीसरे बात तो आपके तो साथ स्पेसिफिक आ गया, ठीक है, तो आप उसे कैसे दे लेकिन नहीं आपका जनरल था सबके लिए लगा, ठीक है। तो एक ऐसे भी नॉन परमानेंट और नॉन जनरल उसमें, तो उसका इन्वेंटरी कैसे वो फिर भी इन्वेंट्री में अगर वो स्पेसिफिक, अगर पीपी ज्यादा अमाउंट होगा ना तो पीपी और नहीं होगा, फिर नहीं। उस पे मैं एक बार बोलता हूँ, जनरली, ठीक है, एक चीज भाई, मैं एक पॉइंट बोलता हूँ इस पे। बच्चे ये जैसे जो भी मेंटेनेंस सप्लाईज था, कंज्यूमेबल था, जनरली इसका यूज क्या होगा, रेगुलर या इरेगुलर? रेगुलर, ठीक है, जनरली, ठीक है। तो क्या हो रहा है, वो जो कंज्यूमेबल्स हैं वो आपके बार बार लगे जा रहे हैं, इसलिए इन्वेंट्री बोल रहा हूं उसको, ठीक है। और जो मशीन के साथ जो लगते हैं, आपको क्या लग रहा है इस पे, रेगुलर हुआ इरेगुलर? इरेगुलर, क्योंकि भाई मशीनरी में बार बार नट बोल्ट लग रहे हैं, अगर लग भी गए रेगुलर, आप बोलो सर रेगुलर लग गए तो अलग बात है, लेकिन अपने को जब फ्रेमिंग करनी होगी ना आंसर, तो आप ये लिख सकते हो, मीटिंग द डेफिनेशन ऑफ पीपीई एंड irregular use. You are not using it so frequently to justify कि हाँ भाई उसको इन्वेंट्री क्यों बोलो, और ऊपर वाले को इन्वेंट्री को जस्टिफाई करना है तो मैं क्या बोल दूंगा कि उसका यूज क्या है, रेगुलर। हाँ जी, क्लियर है। डिपेंड करता है, लूज टूल अगर छोटा सा अमाउंट है, अगर अब तू कितने रुपए का है क्या है, एंड इफ इट इज जनरल तो मैं इन्वेंट्री बोल दूंगा, इन्वेंट्री बोल सकता। अब जैसे आप बाइक खरीदते हैं, बाइक के साथ आपका टूल किट आती है, ठीक है, क्या आप टूल किट को इन्वेंट्री दिखाते हैं या फिक्स्ड एसेट में डाल देते हो? फिक्स्ड एसेट में डाल, एग्जैक्ट। एनीवेज, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, स्कोप ऑफ एएस2, यानी कि एएस2 में क्या क्या चीजें आती हैं और क्या चीजें नहीं आती। थर्ड पॉइंट है हमारा बच्चे, स्कोप ऑफ एएस2, जिसमें सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, ओ माय गॉड, वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अरे सर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मतलब जैसे डीएलएफ वाले जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन बनाने, रोड, डैम, ब्रिजेस, तो क्या चीज कह रहा है, इनका कौन सी चीज की बात कर रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। आगे पढ़ेंगे एक बार, वाई इट इज बीइंग एक्सक्लूडेड, क्योंकि कौन से स्टैंडर्ड में हम इसकी बात करेंगे, AS7, बहुत जल्दी बात होने वाली है। इन्वेंट्री हेल्ड फॉर यूज इन कंस्ट्रक्शन सीमेंट शुड हाउएवर बी कवर्ड बाय AS2। अरे सर ये क्या बोल रहे हैं बेटा, एक बात बताओ, मैंने किस चीज को बाहर करा, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, लेकिन क्या मैंने इस कंस्ट्रक्शन वालों का क्या रॉ मटेरियल बाहर करा, नहीं, ठीक है। आपको पेपर में इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन पेपर में आ सकता है डिस्कस स्कोप ऑफ AS2, ठीक है, जिसमें आपको ये लाइन ध्यान होनी चाहिए कि वर्क इन प्रोग्रेस अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाई बीइंग कवर्ड अंडर AS7, लेकिन एट द सेम टाइम इन्वेंट्री हेल्ड फॉर यूज इन कंस्ट्रक्शन, एग्जांपल सीमेंट लाइंग एट साइट, शुड हाउएवर बी कवर्ड बाय AS। एक बार पूरा लिख लीजिएगा इसको, पहले पॉइंट को पहले, AS7 पूरा कॉन्ट्रैक्टर वालों का होता है, हाँ जो तू करेगा AS7 पूरा। हाँ जी संजय, जल्दी बोलना क्लास में। अरे अरे मुझे क्या बताऊं, पता नहीं अभी तो, अभी दिमाग में चल रहा है, पर ऑनलाइन क्यों, मतलब फेस टू फेस क्यों नहीं आओगी, नहीं तो फिर कभी भी कुछ आएगा ही नहीं, मतलब कंफर्ट ही नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा।
नहीं सेम ही होता है। नहीं, और क्लास के लिए आओ ही, मतलब तुम अभी तक ना कुछ भी नहीं है, मतलब जीरो अभी परफॉर्मेंस है अभी। ऑन फेस टू फेस ही आओ बच्चे, ऐसे नहीं हो पाएगा, नहीं तो फेस टू फेस। नहीं पर फेस, हाँ पर फेस टू फेस ही आओ, जो भी चीज हो, टेस्ट हो, कुछ भी हो, वॉट एवर, फेस टू फेस ही आओ। नहीं आज ही हो, फेस टू फेस ही आओ। क्यों ऐसा क्यों? वाई देयर आर सो मेनी कॉम्बिनेशंस? तो फिर वो देख लो, वो आपकी कॉल है, बट इम्प्रूवमेंट कहीं नहीं दिखेगी, क्योंकि आप ऑफलाइन ही आओ, नहीं तो मतलब वही वाली बात है। अब एक बार चलो मैं क्लास में हूँ, पर ऑफलाइन ही आई वुड सजेस्ट, एवरी टाइम ऑफलाइन ही करो। ठीक है। नहीं मैं तो मना ही कर रहा हूँ, नहीं नहीं करो। मैडम मैं नहीं इतने कॉम्बिनेशन बनाता लाइफ में, आपको इसके बाद तो जो भी करना है कर लो, उसके इससे ज्यादा क्या करूँगा। ठीक है ना, मतलब वो इको का कर लो, आप ऐसे कर लो, रोहित सर से बात कर लो वो। ठीक है। हाँ जी बच्चों। कुछ वो जो चीजें मतलब यूज रेगुलर नहीं आ रही, जैसे मान ले फायर, जो इतने जो होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, स्टैंड बाय बोला जाता है, स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स बार बार यूज नहीं हो रहे, मतलब ऑन होल्ड है, बट शुड बी वर्किंग, कि जब भी चाहिए हो तो यूज हो। हाँ जी, क्या कह रहे हो? तो भाई घर ही चला जाना भाई, एसी का भाई, इधर इधर देखियो यार, वर्क इन ये वाला प्रोग्रेस। पॉइंट लिखना है जो। वर्क इन प्रोग्रेस लिख लिया बच्चों ने? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बच्चे, वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। सर एक बात बताओ, डॉक्टर्स है, उनका भी क्या कुछ ऐसा वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है बेटे? है नहीं है, नहीं है। ठीक है, एक एक छोटी सी बात बोलूंगा आपको। एक बात बताइए, जैसे जो शिप चलाते हैं, उनका भी तो कुछ ना कुछ इन्वेंट्री होती होगी ना, आप अगर शिप पे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। इसी तरीके से आपने देखा कुछ डॉक्टर्स होते थे, वो अपनी जो दवाई होती है वो खुद ही देते हैं, लाइक इफ ऐसे होम्योपैथी। ठीक है, वो तो उन्हीं का ही, वो तो केमिस्ट पे जाके प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल है, क्या उनका जो स्टॉक है क्या वो AS2 में कवर हो रहा है? आंसर इज नो। बट अगर हमें टू बी वेरी स्पेसिफिक आंसर लिखना हो पेपर में, वो क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस arising in ordinary course of business of service provider। क्या लिखा हो? फॉर एग्जाम्पल फॉर शिपिंग, फ्यूल स्टोर नॉट कंज्यूम्ड एट द एंड इज इन्वेंट्री बट नॉट कॉस्ट ऑफ। ये सब आपको कुछ नहीं करना, डिफरेंट फॉर्म सॉफ्टवेयर कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये 2 लाइनें लिखनी। वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ अ सर्विस प्रोवाइडर इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ AS2, ये लिख दीजिए। वर्क इन प्रोग्रेस सर्विस प्रोवाइडर के बाहर रहेंगे, AS2 में उसकी अकाउंटिंग नहीं होगी। पहला पॉइंट नंबर A था। हाँ हाँ, ये सर्विस प्रोवाइडर। कंस्ट्रक्शन का था ना वो, लिखा तो होगा आपने, ये 7 है। जैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, उसका भी सॉफ्टवेयर मिड में है, क्या उसका जो मिड में जो सॉफ्टवेयर है, क्या उसको AS2 के अकॉर्डिंगली बोला जाता है? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि वो वर्क इन प्रोग्रेस हो। और आप पेपर में जस्ट MCQ लेवल, और उसके लिए यहाँ पे जो बाहर हो रहा है वो रॉ मटेरियल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर बाहर हो रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। सो जस्ट टू टेल यू, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस की बात। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो बच्चे, एक बार जल्दी जल्दी लिखना। ओ माय गॉड, पॉइंट नंबर C क्या बोल रहे हैं, क्या चीज बाहर हो गई? पर सर शेयर्स डिबेंचर्स इन्वेंट्री होते हैं क्या? भाई जो बंदे का धंधा ही यही है, आई प्रोक्योर एंड आई सेल, ठीक है, तो वो तो इसी में ही आना चाहिए था वैसे। पर उसको भी क्या कर दिया ना बाहर, आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहले शेयर्स डिबेंचर्स को बाहर करा, फिर आगे क्या लिख रहा है? इट शुड बी नोटेड दैट दीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम AS13 एज वेल। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा है, वो स्टॉक की बात कर रहा है,
आपका धंधा है, करोड़ों रुपए के शेयर खरीदते हो, करोड़ों के बेचते हो। पहली बात, क्या आप AS13 में आए? नहीं आए, क्योंकि AS13 ट्रेडर के लिए बात नहीं करता था। 13 से बाहर हो गए आप, आपको लगा 2 में आ जाओगे आप, 2 ने भी क्या बोल दिया, यहां भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आज की प्रैक्टिस, करंट इंडियन प्रैक्टिस क्या है? इज टू वैल्यू देम एट लोअर ऑफ कॉस्ट, और बात वही आ गई घूम कर। AS2 का प्रिंसिपल तो नहीं लगाया, पर हाँ यही बोला कि भाई इसकी वैल्यूएशन कैसे करोगे, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लो। कहने का मतलब है जो आपकी इन्वेंट्री है, ना तो वो AS13 में आई, ना ही वो AS2 में आई, बट what is the customary traditional practice to value them at cost और NRV। पेपर में आ जाता है, ये लिख लो इसको पूरा का पूरा। वॉयज भी वो होता है शिप का इन प्रोग्रेस, वो नहीं लिखना, मैं मना करा था लिखना, सिर्फ 2 लाइन ही बोली थी मैंने। नहीं मैं अगला पॉइंट बोलूं? जल्दी लिखो बेटे। लिख लिया? हाँ जी। स्पेसिफिक सर्विस जैसे कि, हाँ, हॉस्पिटल वाला सर्विस दे रहा है। मतलब डाउट क्या है? सर्विस प्रोवाइडर का कह रहा था। हाँ हाँ, मेरे को समझ आएगा तो बताऊंगा ना, क्या डाउट पूछा उसने। चलिए, पॉइंट नंबर डी देखिएगा बच्चे। प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री। अच्छा एक बात बताओ, ये जो फार्मर्स होते हैं, वो भी जो क्रॉप्स उगाते हैं, इज दिस देयर इन्वेंट्री? लॉजिकली यस, दे प्रोड्यूस टू सेल, का बिजनेस है। बट क्या ये गवर्नमेंट की तरफ से ये एक प्राइस होता है कि इतने पे वो खरीद लेंगे? कैसा होता है, किसी आइडिया, MSP जैसे होता है MSP। क्या? मतलब किसी बच्चे को आइडिया, क्या सबके पास एक कॉन्ट्रैक्ट होता ही होता है? नो सर। बट अगर किसी के पास एक कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई मैं उगाऊंगा और रेट भी फिक्स है भाई, तो आप मुझे बताइए, क्या वो AS2 के अंदर आ रहा है? यानी कि क्या वो ये बोलेगा कि मेरा ये स्टॉक AS2 में आ रहा है और कॉस्ट और एना विच इज लेस? आंसर इज नो। ध्यान से यस सर। देखना एक बार वो क्या बोल रहा है, एक बार ध्यान से देखिएगा। प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री ऑफ लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि जिसने इसको प्रोड्यूस करा, फार्मर की बात कर रहा हूं मैं पहले, ठीक है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड मिनरल ऑयल और गैसेस टू द एक्सटेंट दे आर मेजर्ड एट NRV। व्हाई दे आर बीइंग मेजर्ड एट NRV? बिकॉज सेल इज एश्योर्ड अंडर अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब ये है भाई, एक फार्मर है, उसको पता है भाई जितने भी क्विंटल में उगा लूं, मेरे को पता है इतने पे सरकार को बेच। क्या उसका वो स्टॉक AS2 के स्कोप में आ रहा है? नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप ऐसी ग्रो कर रहे हैं एंड यू विल सेल इट इन द मार्केट, यू आर नॉट श्योर, तो क्या आप AS2 के अंदर आ जाएंगे? आ जाओ। पेपर में इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं बच्चे, केस स्टडी बनकर, समझ रहे हो? और मैं आपको एक बात बता दूं, क्वेश्चन कैसे आएगा, वो ये बोल देगा कि ये प्रोड्यूसर नहीं है, ये क्या है, ट्रेडर। तो क्या इस पे AS2 लगेगा? नहीं लगेगा? लग जाएगा। क्योंकि अगर आप ध्यान से समझ पाए, तो मैं जितने भी पॉइंट आपको लिखवा रहा हूँ वो एक्सक्लूजन्स के हैं।
यानी कि बाहर कौन हो रहा है, फार्मर बाहर हो रहा है जो ग्रो कर रहा है। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? एक बार लिख लीजिएगा इसको भी प्लीज। सर हाँ जी। एक बार ये पॉइंट फिर से समझा दो हाँ प्लीज। बिल्कुल। देख दोस्त, अगर तो तू एक फार्मर है, कंडीशन क्या है, यू शुड बी अ फार्मर, यू शुड बी अ प्रोड्यूसर, ठीक है। और क्या चीज, इधर लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। तो आप एक फार्मर हो, एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर, ठीक है। अगर तेरे पास तेरा ऑलरेडी जो तू बना रहा है, इफ इट इज एश्योर्ड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो आप AS2 में नहीं, तो ठीक है। मतलब अगर गारंटीड है तो फिर एक्सक्लूड कर देंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिकॉज अगर गारंटीड है तो सीधा सीधा क्या कर दे भाई, अपनी इन्वेंट्री को NRV पे दिखा दे। बट अगर गारंटीड नहीं है तो कॉस्ट और NRV वाला, तो इसलिए AS2 में आ जाता। यस सर। ले रहे बच्चे? ओके। हाँ लिख लो भाई, ये ना पेपर में कई बार पूछा गया, स्कोप ऑफ AS2 कई बार आ जाता है। ट्रेडर है अगर यहाँ पे ट्रेडर होता है तो तेरे ऊपर AS2 क्या, बाहर कौन बने, प्रोड्यूसर्स, तो उनके पास ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है। ट्रेडर पे इन्वेस्ट नहीं होता होगा शायद से। समझ रहे वो वाली चीज। हम्म लिख लो थोड़ा, लिख ही लो बस, लिख लो बच्चे, अगर पूरा लिखना पूरा लिख लो। AS2 का स्कोप ना कई बार पूछा गया है, तो लिख ही लोगे तो सही है। हो गया? ओके। लिखा है पक्का तूने? नहीं तो पूछा है। हो गया बच्चों? ये जल्दी लिखो रे। आगे बढ़ू क्या? ये भैया, हेडिंग लिखो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। याद है आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या था? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ध्यान है, वो तीन चीजें थी, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, और एक और आएगा अदर कॉस्ट, ठीक है जी। चलिए, पहले परचेज कॉस्ट का लिखते हैं, जो मैं लिख लूंगा बस वही लिख लेना। परचेज कॉस्ट जो भी होगी वो आ जाएगी, लेस ट्रेड डिस्काउंट। सर ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, हाँ बेटे हाँ। और इसमें आप ऐड कर देंगे टैक्सेस। आप मुझे बताइए मैं कौन से टैक्सेस ऐड करूंगा, जो रिफंडेबल होंगे या नॉन रिफंडेबल? नॉन रिफंडेबल। सब्सिडीज भी माइनस हो जाती है, पर अभी आप एक बार ये लिख लो एक बार, क्योंकि कॉस्ट में नहीं आएगा वो। ठीक है, एक बार पहले ये बना लीजिए, फिर इसके नीचे एक नोट डालिएगा, कैश डिस्काउंट, यानी कि अगर आप लेटर ऑन कैश डिस्काउंट और मिल जाता है, विल नॉट बी रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री।
सर टीडी ट्रेड डिस्काउंट है। हाँ जी, ट्रेड डिस्काउंट है बच्चों। रिबेट बोल लो इसको, ड्यूटी ड्रॉबैक बोल लो इसको। तो मैम बच्चे नहीं लाए तो क्या हो गया, बच्चे खुद ही करेंगे। तो कल को मिलेगा, बच्चों का पेपर तो 5 बजे तक है। अच्छा, कितने कैलकुलेटर चाहिए? 2। कोई बच्चा कैलकुलेटर देना चाहता है? मैंने दिया था, आपने मेरे को वापस नहीं किया। वो मेरी कौन सी मिल गया मैडम। समय मुझे याद नहीं। हाँ जी, भैया परचेज वाला लिख लिया। नॉन जो रिफंड हो जाएगा ना वो तो देखो वापस मिल गया, जिसका आईटी से मिल जाएगा, तो कॉस्ट थोड़ा ना हुई। मान लिया ठीक है, तूने एसी खरीद रहा 30,000 का, प्लस 10,000 जीएसटी, तो तेरे कॉस्ट तो 30,000 है, बिकॉज वो वाला तो वापस मिल जाएगा ना देखो। ठीक है बच्चे, लिख लिया? हाँ हाँ, जो मैंने लिखा है वो। हाँ, विल नॉट बी रिड्यूस्ड। ऊपर वाला भी लिख लेना बच्चे। इससे ना मतलब ये वाले आते नहीं है, बट ऑब्वियसली हमें क्लोज करने के लिए सारी बातें पता होनी चाहिए। इजी है, बहुत बेसिक चीज है ये। ड्यूटी ड्रॉबैक ये भी ना कस्टम के अंदर होता है, आपको कुछ एक ना डिस्काउंट टाइप मिल जाता है, कस्टम्स कवर्ड होता है ये। रिबेट, ड्यूटी ड्रॉबैक। और जिन बच्चों ने लिख लिया, एक बार चाहे इसको रीड करके देखो, एक बार समझ आ रहा है? तुम बच्चों ने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ ली है? प्रोसेस कॉस्टिंग, हाँ ऊपर वाला उसमें आ रहा है ना सारा। ओके, अगली हेडिंग लिखो बेटे, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। वेरी गुड, आप बातें कर रहे हो, लेफ्ट साइड आपने लिखा ही नहीं है। हाँ दोस्तों, कैश डिस्काउंट will not be reduced from cost of inventory. बताऊंगा। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है? लेबर एंड ओवरहेड्स। ओवरहेड क्या होता है? वेरिएबल भी होता है, फिक्स भी होता है। फिक्स कैसे हो जाएगा सर? बच्चे देखो, जो अगर किसी फैक्ट्री में शर्ट बनती है, तो आपको क्या लग रहा है, वो जो शर्ट जिस फैक्ट्री में बन रही है, उसका जो रेंट है उस फैक्ट्री का, क्या वो भी कॉस्ट में होता है? नहीं होता, बिल्कुल होता है। ठीक है, आप लोगों ने आई थिंक कॉस्ट शीट तो पढ़ा ही होगा जिंदगी में। ठीक है, तो बेसिकली क्या उसका जो रेंट होगा, अगर मैं बोलूँ सुपरवाइजर की सैलरी, वो तो फिक्स्ड होती है, अगर फैक्ट्री के अंदर है तो वो भी इंक्लूड हो जाता है। तो बेसिकली कन्वर्जन में आप क्या लिखोगे, अभी मत लिखना, एक मिनट। व्हाट आई मीन टू से इज, ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी, चाहे वेरिएबल हो चाहे फिक्स्ड हो। लेबर कॉस्ट चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, है दोस्त? क्या हुआ, नीचे नहीं है पानी? हाँ, अच्छा ठीक है। चाहे लेबर कॉस्ट में क्या है बच्चे, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो, कहने से दैट्स कन्वर्जन कॉस्ट। एंड इफ आई से इसके अलावा कोई भी खर्चा, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड, जो भी एलोकेबल खर्चा है, वो कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर आता है। बेसिकली द एक्सपेंसेस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट योर रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड इज कॉल्ड कन्वर्जन कॉस्ट। नहीं कुछ नहीं, मैं बोल देता हूं, एक बार लिख लिया क्या आप लोगों ने? एक लाइन बोल दूंगा तो लिखें, द कॉस्ट दैट इज इनकर्ड, the cost that is incurred to convert, the cost that is incurred to convert raw material into finished goods, raw material into finished goods
is called conversion cost. Is called conversion cost. Full stop. Example. So raw material To convert raw material into finished goods is called conversion cost. Full stop. Example. Labor cost. लेबर कॉस्ट ब्रैकेट में लिख देना डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. लेबर कॉस्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ब्रैकेट क्लोज, कॉमा. फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड. बताओगे कुछ फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड? रेंट ऑफ फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी से बहुत सारे, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल एक्सपेंस, ये सारे वेरिएबल ओवरहेड्स ही होते. ठीक है, वो आप ज्यादा उसमें पढ़ चुके हो, इसमें सिर्फ आपको कन्वर्जन का नाम पता होना चाहिए. कहिए साहब जी, क्लियर है? सर लास्ट से रिपीट करना एक बार. लेबर कॉस्ट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड. ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा अदर कॉस्ट. ठीक है, इसमें जैसे दिया हुआ है ऐसे कुछ लिख लेंगे. देखो बच्चे, अदर कॉस्ट में सबसे पहला पॉइंट लिखेगा, अदर कॉस्ट इंक्लूड्स expenses that are incurred to bring the inventory, expenses incurred to bring the inventory to their present location and condition. To bring the inventory to their present location and condition. ये क्या होता है सर जी? बेटे पता है क्या होता है? जैसे आप ये कह सकते हैं, जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है, ये हमने फाउंडेशन में करी हुई है, भूल गए हो गया. एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है, एचआर को पैसा दे रहे हो, लीगल टीम को पैसा दे रहे हो. क्या आपको लग रही है इन्वेंट्री की कॉस्ट में जुड़ना चाहिए? नहीं, क्योंकि उसका कोई इन्वेंट्री से, प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं. लेकिन अगर मैं प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को सैलरी दे, सर ये क्या होता है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट? भाई पूरे इंडिया में सबसे सस्ता सामान कहां से मिलेगा, उसका काम है, उसको करोड़ रुपए की सैलरी मिलती है. तो क्या क्या मैं कह सकता हूं वो जो हैंडलिंग कर रहे हैं कि वो यहां से खरीदेंगे, यहां से ये ट्रक यहां ले जाएगा, उनको जो सैलरी दे रहा हूं, क्या वो मैं बोल सकता हूं कि इसको इन्वेंट्री की कॉस्ट में जोड़ा जाए? ये हो सकता. ठीक है, जो भी खर्चा कि आपको एक प्लेस एक्स से अपनी फैक्ट्री में लाने के लिए, चाहे उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स लग रही हो, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो, सो दैट क्या हो, टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन. इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता, थ्योरेटिकली पता होना चाहिए कि वो खर्चा जो आपने कराओ टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन, वो इन्वेंट्री की कॉस्ट है, कौन सी कैटेगरी में, अदर कॉस्ट. इतना जानना. ठीक है, क्लियर है बच्चे यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा. कुछ बच्चों को तो अभी आना चाहिए. एक बात बताओ, मैंने मोबाइल की शॉप खरीदी, मोबाइल की शॉप चलानी है मेरे को मोबाइल खरीदने हैं. आपके हिसाब से एक दुकान में कितने रुपए का मोबाइल का सामान होना चाहिए? मोबाइल का कितना? 1 लाख रुपए के मोबाइल एक दुकान में? 5-10 लाख रुपए? 15 लाख में कितने मोबाइल आ जाएंगे एक शॉप में? हाँ, जनरली कालका जी में जैसे नीचे जो शॉप, हाँ, 50 लाख भी कम लग रहा है मुझे. हाँ हाँ, 50 लाख का, चलो 1 करोड़ मान लो. ठीक है, 1 करोड़ रुपए चाहिए जिससे कि मोबाइल खरीदूंगा, बेचूंगा. 1 करोड़ नहीं है, उसके लिए लोन लिया. लोन लिया तो ब्याज दे रहा हूँ, ब्याज दे रहा हूँ. क्या वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में आएगा? नहीं आएगा. इंटरेस्ट जो आप, अगर आप इन्वेंट्री खरीदने के लिए लोन लेते हो तो उसका इंटरेस्ट काउंट नहीं होता. लेकिन हमने एक स्टैंडर्ड करा है, आपको अभी तक अगर याद नहीं आ रहा तो ये अपने में ही बहुत बड़ी अलार्म. एग्जैक्टली, AS16, जो कि ये कहता था अगर जो चीज आप बनाते हो, बना रहा हूं हम, इफ दैट टेक्स सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम, जैसे DLF है, DLF को घर बनाने में कितना टाइम लगता है? 1 साल लग जाता है.
पर बनाने के लिए उसको लोन की जरूरत पड़ती है, यानी कि उसकी इन्वेंट्री बनाई जाती है और बनने में बहुत टाइम लग रहा है। तो जब तक वो बन नहीं रहा होता भाई साहब, 1 साल के लिए जितना भी ब्याज है क्या हो जाता था, इन्वेंट्री की कॉस्ट में जाता था, कैपिटलाइज हो। ठीक है, एक सिंपल सी बात है, यू आर अ ट्रेडर, मान लो मैं ट्रेडर हूं ऑफ फ्लैट्स, ठीक है, और मेरे को फ्लैट खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, मैं लोन ली, तो मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ, क्या वो ऐड होगा? नहीं। बट इफ आई एम कंस्ट्रक्टिंग फ्लैट्स, सो दैट टू कंस्ट्रक्ट दैट स्टॉक, उसको बहुत टाइम लग रहा है, तो उसके लिए भी अगर मैंने लोन ले रखा है बनाने के लिए, तो क्या होगा, वो जो इंटरेस्ट होगा वो ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली आप सिर्फ इतना लिख दीजिएगा, इंटरेस्ट एंड अदर बोरोइंग कॉस्ट। जिन बच्चों का हो गया वो अपने आप समझ गए, जिनका नहीं हुआ वो AS16, सारे बच्चे यही लिख लो, AS16 लिखते ही अपने आप कहानी सामने आ जाए। AS16 तो जैसे आपने बोला 1 साल तक, वो तो लोअर कैप हो गया, या अगर उससे ज्यादा टाइम लगेगा तो वो भी ऐड हो जाएगा। बिल्कुल, ये कुछ बच्चों को समझ आ जाएगा। जो अंडरलाइन करा है मैंने वो पढ़ना है एक बार, कुछ याद आ रहा है? क्लियर है बच्चे? बिल्कुल, आपने आगे तक पढ़ लिया, जहां आपका इंटरेस्ट वहां तक आप पढ़ाई कर लेते। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सच इन्वेंटरी इज वाइन। वाइन को बनने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन कंज्यूम जल्दी हो जाती है। ठीक है, आप मुझे बताइए, क्या वाइन को बनने में अगर मैं बोलूँ 6 साल लग रहे हैं, तो वाइन बनाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा नहीं है, लोन लिया, तो जो इंटरेस्ट है वो कॉस्ट में जुड़ जाता है। बताइए, क्लियर है? ओके। स्टोरेज कॉस्ट ऐड होगी। स्टोरेज कॉस्ट ऐड नहीं होगी कभी, क्यों नहीं होती मैं बताता हूँ। जैसे ही तुम्हारा एसेट रेडी हो जाता है, तेरी इन्वेंट्री बन गई, तो स्टोर कर रहा है, तो सरकार कहते हैं कोई ऐड नहीं होगी। एग्जैक्टली वही वाला पॉइंट है, जैसे फिक्स्ड एसेट रेडी हो जाता है, ऐसी जब इन्वेंट्री रेडी हो जाता है, तो इन्वेंट्री के ऊपर जो खर्चा है, वो इन्वेंट्री आपको बेचना है, वो मार्जिन डाल के, वो आपकी कॉल है बिजनेस। ऑब्वियसली मैं अपनी इन्वेंट्री को स्टोर करूंगा, खर्चा तो कस्टमर से ही लूंगा मैं, लेकिन एज पर अकाउंट्स वो स्टोरेज कॉस्ट उसमें नहीं। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट पॉइंट आप बताइए मुझे। क्या बोल रहा है ये? इट शुड बी टेकन और शुड नॉट बी टेकन? एग्जैक्टली। तो आप ये लिख लीजिए, amortization ऑफ पेटेंट्स कॉपीराइट्स विल बी टेकन अंडर अदर कॉस्ट, रॉयल्टी, पेटेंट्स। भाई मैं एक फॉर्मूले से, कोका कोला एक फॉर्मूले से कोका कोला बना रही हूँ, उस फॉर्मूले के राइट ऑफ क्या कॉस्ट में नहीं जुड़ना चाहिए? बिल्कुल जुड़ना चाहिए। amortization expense of patents, copyrights, comma production formula should be taken as part of inventory cost. ओके, क्या सभी बच्चों को समझ आ गया? वाह, व्हाट ए रिस्पॉन्स। सर कॉपीराइट के बाद क्या बताया? कॉपीराइट के बाद मैंने क्या बताया, बताओ बताओ बाकी बच्चे। प्रोडक्शन फॉर्मूला, आगे क्या लिखा प्रोडक्शन फॉर्मूला के बाद? शुड बी टेकन एज पार्ट ऑफ इन्वेंट। अगला ये बताओ रे। ना, उसकी कहानी में कहीं नहीं जाना, बस एक्सचेंज डिफरेंस। तूने स्टॉक खरीदा उधारी पे, तूने स्टॉक खरीदा उधारी पे, पर जब उधारी की पेमेंट करी तो एक्सचेंज का नुकसान हो गया। यहाँ पे ये बाय मतलब साइलेंटली मान रहे हैं कि फॉरेन से ही लोन लिया था, नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी टेकन अ लोन, यू हैव परचेज्ड ऑन उधार। तूने बाहर से उधारी पे खरीदा, जब तू उधारी सेटल कर रहा है, तेरे को गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो वो इधर नहीं आएगा। समझ रहे हो? AS11 करा था ना हमने, बेटे क्रेडिटर को पेमेंट अगर ज्यादा जाएगी तो PNL में राइट ऑफ हो गया था, कहीं ऐसा आया था इन्वेंट्री बढ़ी, कुछ नहीं आया था, तो वो चीज। चलिए, ऑल क्लियर टिल हेयर? ओके, ओ माय गॉड, अगला पॉइंट भी अभी के अभी डिस्कस करा जाता है बेटे, थ्योरी की बात हो गई आज हमारी सारी इसमें। एक्सक्लूजन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। एक बात बताओ, एबनॉर्मल वेस्टेज क्या कस्टमर के ऊपर चढ़नी चाहिए? ये हमने कई बार बात करी थी, एबनॉर्मल वेस्टेज जो होती है कस्टमर पे कभी नहीं जाता। तो एबनॉर्मल वेस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर या ओवरहेड नहीं जाएगा। स्टोरेज कॉस्ट को डालूंगा मैं कॉस्ट के अंदर? नहीं डालूंगा। लेकिन अगर ये प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है,
आई मीन अभी तक ना गुड्स बने नहीं है, नाउ दे आर टू बी स्टोर्ड फॉर 15 days, फिर अगला प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब तो सर अभी बना नहीं है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं अनलेस द प्रोडक्शन प्रोसेस रिक्वायर सच स्टोरेज। हाँ जी, तो वाइन में करती है तो तो अगर वो वाइन में स्टोरेज कॉस्ट वो लग रही होगी तो वो ऐड हो जाएगी, लेकिन वाइन बनने के बाद स्टोरेज कॉस्ट अगर लग रही है तो वो नहीं होगी। समझ रहे? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट इन ब्रिंगिंग द इन्वेंटरी। भाई आपको एडमिनिस्ट्रेटिव बता दिया। देखो अगर मैं सिर्फ ये बोलता, ये लाइन बताओ, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दैट कंट्रीब्यूट, ऐड होगा। ये ऐड होगा भाई अभी अदर कॉस्ट में जो देखा। लेकिन इफ दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट तो नहीं होगा। और आखिरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग का खर्चा आपकी इन्वेंटरी कॉस्ट में जाएगा। आप बोलोगे सर हम तो लेंगे, भाई वो अलग मैटर होता है। मैं क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालने के लिए नहीं ले रहा हूँ, आपको बेचना है उसके लिए आप कॉस्टिंग, वो अलग चीज होती है कॉस्टिंग जो आप पढ़ रहे हो। ठीक है, चारों पॉइंट लिख दीजिए। एक्सक्लूजन्स फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरीज। सर, है दोस्तों, तो जो पिछले इस पे वो अमोर्टाइजेशन वाला जो पॉइंट है एक बार वो फिर से समझा दोगे? that is to be included, like you have any formula, you are using that formula, तो तू उस फॉर्मूले को धीरे धीरे मोटाइज करता है, तो क्या वो इन्वेंट्री की कॉस्ट होती है? होती है वो। ओके। कई बच्चे क्लियर है? ऑल क्लियर टिल हेयर? लिखे जा रहे बच्चे? आप भाई बोर्ड दी देख रहे क्या हो गया भाई, गुस्सा है क्या हो गया? दुष्मन सर क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं, लिखो लिखो आप। नींबू पानी पिया आपने? बोलते हो जाते ही। परमीत जी, ऑल वेल? परमीत जी का फोन चोरी हो गया यार, बड़ा दुख हुआ है। मुझे बता दी भाई, अगर इफ आई हैव टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग। लिख लो बेटे जल्दी जल्दी। स्वास्थ्य जी लिख लिया आपने? वेरी, दुष्यंत सर को? बहुत ही स्ट्रेंज है, वेरी इररिस्पॉन्सिबल ऑफ यू। नहीं वो तो मेरे को इसके गिरने का नहीं है। इसने बताया ना मम्मी को लगी, वो मेरे को लगी। चलिए, लिख लिया बच्चों? ओ माय गॉड। सर लास्ट वाला पॉइंट दिखाना एक बार। आओ बेटे आओ, हेडिंग डालिएगा कॉस्ट फॉर्मूला। मैंने सोचा था जल्दी जल्दी करवा दूंगा, पर नहीं, धीरे धीरे ठीक रहेगा, 2 क्लास का तो है। हाँ हाँ होगा, देख लो आप। क्यों पूछ रहे हो आप? कौन सी वीडियो? आपने प्रॉमिस आ जाओ जाइए, क्या होता है। मैं बताता हूँ क्यों नहीं था। मतलब मैं बहुत ज्यादा आजकल ना थोड़ा बिजी हूँ। क्या बोल रहा है? कॉस्ट फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, पहले एक बार लिख लीजिएगा। याद है आपको फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देन क्या होता था? ये क्या होता है? वेरी गुड। फिर क्या होता है? एवरेज कॉस्ट। देन उसके बाद
और बेटे उसके बाद ना एक चीज और भी आ जाएगी, क्या आएगी बताइए? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। ओ माय गॉड। आइए अब इनके बेसिस पे पहले इन्वेंट्री निकालते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है, पर जब तक आपको नहीं पता तो मतलब समझ रहे हो, क्लोजर करना सही नहीं रहता। सर चार तो कॉस्ट में भी कुछ टाइम पहले पड़े। कॉस्ट में पढ़े थे, अकाउंट्स में भी पढ़े थे बेटे, ये फाउंडेशन में। आइए एक एग्जाम्पल बनाते हैं। सपोज करिए सत्यदेव जी आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं बेटो। सत्यदेव जी बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं। इनकी बेटे एक शॉप है गोविंदपुरी में, चॉकलेट की शॉप है बेटे। ठीक है, सत्यदेव जी चॉकलेट बेचते हैं बेटे। ओ माय गॉड। और कितने रुपए की चॉकलेट है? 10 रुपए वाली। टर्नओवर बहुत ज्यादा है बेटे, 10 लाख की सेल है पूरे साल की इनकी। ठीक है, अब आप मुझे बताइए सत्यदेव जी 10 रुपए की चॉकलेट है तो खरीदता कितने में होगा तू चॉकलेट? ठीक है, सत्यदेव जी ने ऋतिक जी से चॉकलेट खरीदी क्योंकि इनका भी काम यही था। ऋतिक जी की भी बहुत बड़ी दुकान है बेटे। नहीं नहीं, बाय करता है ये, बट एनीवेज मुद्दे की बात ये थी, सत्यदेव ने 100 चॉकलेट्स खरीदी 6 रुपीज की। क्या आप कॉस्ट बता सकते हैं? 500 चॉकलेट फिर खरीदी 8 रुपए की। ओ माय गॉड, 4,000। इसकी दुकान में टोटल चॉकलेट्स कितनी आ गई? 600। कस्टमर एक नहीं आया अभी तक। 600 चॉकलेट और खरीदी बेटे 6 रुपए की, कितना हो गया? 3600। क्या कोई कस्टमर आया? नहीं आया बेटे, ये सोच रहा है खुद ही खा लूं चॉकलेट सारी। 1,000 चॉकलेट, ओ माय गॉड, 4 रुपए की मिल गई बेटे। आप मुझे बताइए इसकी दुकान में टोटल चॉकलेट्स कितनी है? 2200। ठीक है, नाउ इसने बेची चॉकलेट कितनी? 800 चॉकलेट सीधी बेच दी बेटे। 800 चॉकलेट। ठीक है, और किसको बेची बच्चे? ठीक है, वंश जी को बेच दी। क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द सेल प्राइस? वो तो एमआरपी है 10। कितना हो गया? 8,000। अब आप मुझे बताइए क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट्स कितने हैं बच्चे? अच्छा एक बात बताओ, अब मैं थोड़ा ये चीज बोल रहा हूँ, ये सारी चॉकलेट सेम थी या ये बोलेगा कि बंजी यहाँ से चॉकलेट उठाओ यहाँ, या सारी सेम है? सो दैट्स इंटरचेंज। वाई? क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ इसका धंधा सिर्फ एक ही चॉकलेट, 10 वाली चॉकलेट बेच, 20 वाली भी नहीं पड़ी दुकान पर। नहीं तो ये भी हो कि 10 रुपए वाली चॉकलेट का फ्रिज अलग, 5 फ्रिज लगे हुए हैं, सब में कौन सी वाली चॉकलेट है? 10 वाली। कस्टमर आया, कस्टमर ने एक बात बोलो, अगर वंशी आप गए आपको 800 चॉकलेट चाहिए, तो ये ऐसे बोल सकता है कि कोई भी फ्रिज में से ले लो चॉकलेट, या खुद उठ के बोलेगा कि नहीं मैं देता हूँ? खुद देगा है ना। लेकिन अगर ये बोले नहीं जा खुद ले लो, तो कोई भी फ्रिज में से खोल सकता है ये, तो ये रोकेगा नहीं, ये वाली नहीं, ये एक्सपायर अभी नहीं हुई, ये वाली एक्सपायर्ड हुई, ये ले जाओ। ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं होगा। दुकान के अंदर कस्टमर आता है, कस्टमर फ्रिज खोल रहा है, अगर इधर को बोले ऊपर वाले लॉट से लेना, तो कस्टमर को डाउट आ जाएगा। तो आप पहले ये समझिए, जब ये जो प्रोडक्ट सेम होता है, जब आपका प्रोडक्ट सेम होता है, आप दुकान में फीफो नहीं लगा पाओगे। क्या ये कह सकता है कि वंश रुक जाए, ये 100 वाला लॉट ऊपर था, पहले वो 100 ले,
फिर दूसरा लॉट ले, अगर ये बोलेगा कस्टमर चला जाएगा, उसको लगेगा ऐसा क्यों हो रहा है। आप सोच के देखिए, आप एक शॉप पे जाइए और आपने कोक उठाई और आपको शॉपकीपर बोल रहा है ये वाली कोक मत लो, वो अंदर गया फ्रिज में से निकाल के ये वाली पिला, फिर डाउट नहीं आ जाएगा पता नहीं क्या हो गया भाई। ठीक है, तो वॉट एवर ही पिक्स, क्या मैं दुकान पे फीफो लगा सकता हूं कि मेरी दुकान में जो पहले आया पहले वो जाएगा, बट अकाउंट्स में लग जाएगा, जो लग जाएगा मैं आपको बताता हूं। यानी कि दुकान पे तो ये हो सकता है इसने कौन से लॉट में से लिया हो, 1000 वाले में से भी लिया हो, पर बेटे अकाउंट्स के एंगल से आप मुझे बताइए, अप्लाइंग फीफो, तो कौन सी 800 यूनिट्स निकल गए जो मैं मानूंगा। ये वाला लॉट निकल चुका है, ये वाला लॉट भी निकल चुका है, और इसमें से कितना लॉट निकल गया, 200। तो भाई ऐसा है, अगर मैं सीधी क्लोजिंग स्टॉक की बात करूं तो 400 यूनिट कितने वाले बच गए, देन उसके बाद 1000 यूनिट 4 वाले, कितना आ जाएगा। दिस इज योर वैल्यू ऑफ स्टॉक एज पर फीफो मेथड। क्लियर है, अगर आपको इतना ही क्लियर हो रहा है तो क्लोजिंग स्टॉक एज पर लीफो भी बता दो। अगर ये 800 यूनिट लेके गया तो लीफो के हिसाब से मैं क्या मानूंगा कि पहले सबसे आखिरी वाली परचेज चली गई, कहने से 204 वाली बच गए, 600 इंटू 6, 500 इंटू 8। ओके, नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या फीफो क्या लीफो अलाउड है रियल लाइफ में, नहीं अलाउड। AS2 does not allow LIFO। मालूम है क्यों, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री में सोचो कितनी पुरानी परचेज का प्राइस पड़ा हुआ, दैट्स नॉट लॉजिकल। ऊपर वाले में क्या था, आपका जो स्टॉक था वो लेटेस्ट प्राइस रिफ्लेक्ट करता था, और लीफो क्या बता रहा है आपको, ओल्डेस्ट प्राइस बता रहा है। हो सकता है 20 साल पहले की चॉकलेट पड़ी हो, उसका कॉस्ट आज भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, और इन्फ्लेशन का तो इसका मतलब टेक केयर ही नहीं हो रही वो चीज। क्लियर है बच्चे, नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, एवरेज प्राइस के हिसाब से कैसे लगाएंगे। एवरेज प्राइस कुछ नहीं होता रे, प्राइस पकड़ लो 6 + 8 + 6 + 4 डिवाइडेड बाय 4, कितना एवरेज आ रहा है। हाँ, 6 आ गया सीधा, और यूनिट्स कितने हैं आपके पास ना, क्लोजिंग स्टॉक 1400 इंटू 6 कर दीजिए, कितना आ रहा है। अब मेरी बात समझिएगा, अगर बाय चांस इसने, ना यहाँ चेंज नहीं कर रहा, इसने एक चॉकलेट, ठीक है, 80 रुपए की खरीदी बाय चांस एट अ लॉस, तो इसका अब एवरेज प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता। इसका मतलब आप कितनी क्वांटिटीज ले रहे हो उसको तो आप इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे, पर क्या देना चाहिए नहीं देना चाहिए इंपॉर्टेंस, बिल्कुल देना चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं अब इनका एवरेज करूंगा तो आई एम श्योर ये 10 से ऊपर आ जाएगा, बट दैट्स नॉट द ट्रू पिक्चर। ठीक है, तो आप समझिए कौन सा मेथड बेटर होता है एवरेज प्राइस से। एग्जैक्टली, दैट्स वेटेड एवरेज। और वेटेड एवरेज कैसे निकलता है बेटे, मैं आपको बताता हूं। यूनिट्स लिखा जाते हैं 100, 500, 600, 1000, प्राइस लिखा जाता है 6864, टोटल कितना आ जाएगा बेटा, 600, 4000, 3600 और 4000, टोटल करिए फटाफट से, 20,000, 12,200। और टोटल यूनिट्स कितने बच्चे, टोटल यूनिट्स 2200, तो वेटेड एवरेज निकाल लो ना। 2200 यूनिट की टोटल कॉस्ट ये है, तो एक की कितनी है यूनिट्स कंसिडर कर लिए ना, 12,200 डिवाइडेड बाय 2200, कितना आ गया 5.54। अब आप मुझे बताइए क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट्स कितने थे, 1400,
into 5.54, that's more reasonable, more accurate to a purchase considering the number of units. Importance units को भी दी जानी चाहिए। मुझे बताइए यहां तक कोई दिक्कत? जनरली अगर मैं आपको बोलूं तो वेटेड एवरेज या फिर FIFO। अगर इंटरचेंजेबल होता है इसका मतलब समझ, जब मैं देखो ये कह रहा हूं ना, ये 10 रुपए की परचेज है कंपनी, अगर उसकी 20 की होगी ना, सो दिस इज इंटरचेंजेबल। 10 रुपए की चॉकलेट इंटरचेंजेबल हो सकती, लेकिन क्या मैं 20 का, तो वो अलग लाइन ऑफ इन्वेंट्री हो। ऐसे करते करते हो सकता है मेरे 50 लाइन ऑफ इन्वेंट्री। ऐसे नहीं है कि मैं 20 वाली चॉकलेट का टोटल भी यहां डाल सकता, ऐसे नहीं कर सकता। इवन मोबाइल फोन के अंदर, अब आप बोल रहे हो S25 प्रो अलग होगा भाई, उसकी कलर सिल्वर कलर की अलग होगा, ब्लैक का अलग होगा भाई, मार्केट में जो चीज है। इफ दैट्स नॉट इंटरचेंजेबल तो मेरे को उसकी सेपरेट लाइन आइटम्स है उससे। डॉक्टर में चौक इन दिस, हाँ तो ये इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल का मतलब है कस्टमर कोई भी फ्रिज में से उठा रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेटेस्ट वाले में से निकाल ली 800, ठीक है हाँ। मेरे भाई मैं कस्टमर्स को प्रैक्टिकली सोच के देख, क्या तू दुकान पे कस्टमर के साथ ये लॉजिक्स लगा रहा है? ये दुकान पे तो है ही नहीं है लॉजिक। हाँ ठीक है, पर वो चीज समझना, उससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता कुछ। कस्टमर क्या उठा रहे क्या नहीं है वो नहीं है, मैं तो ये फंडों के हिसाब से अपनी इन्वेंट्री की कॉस्ट निकाल। ठीक है, तू कह रहा है वो लास्ट लॉट ले गया, ठीक है ले गया तो ले गया, कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या होगा। नहीं इंटर एवरेज कॉस्ट और मतलब इसको तू रिजॉल्व ही नहीं कर सकता इस इशू को। एक इंडिया लेवल पे तेरे 500 रिटेल चेन्स है, तू कौन सा कस्टमर क्या उठा रहा है उसको बैकएंड पे जो कस्टमर उठा रहा है मैं उसकी कॉस्ट मॉड्यूलेट करूं, दैट्स नॉट पॉसिबल। समझ रहे? वो वाली चीज हो ही नहीं सकती। बताइए क्लियर है बच्चे? अच्छा मेरा एक आपसे छोटा सा सवाल है, ठीक है ये लिख लिया बच्चों ने? पहले लिख लो भाई, पहले केवल एग्जांपल बना लेना बच्चे। कॉस्ट फॉर्मूले में ना ये हमने सारे के सारे कर लिए, फिर एडजस्टेड सेलिंग प्राइस ही बताऊंगा। क्या हुआ लोग जी आपको? अपने रजिस्टर में लिखो आप। इतना सारा डेटा बोल दिया मैंने। हाँ तो ठीक है लिखो इसको। नहीं तो बेटे आप ही होते हो, बच्चे बोल देंगे सर ने कराया नहीं इसलिए आप लिखो बेटा। हाँ जी CA, कैडबरी का वो CA स्टार्टिंग में होता है ना। सर आपने AS2 डज नॉट के बाद क्या लिखा है? डज नॉट अलाउ लीफो। लिख लिया बच्चों ने? ओम जी लिख लिया आपने? लिख रहे हो? सर हाँ जी। तो ये वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से बेटर क्यों है, एक बार वो फिर से समझा बिकॉज यू दो। आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू द यूनिट्स ऑल्सो। तू कितने यूनिट्स किस रेट पे खरीद रहा है ये भी तो मैटर करना चाहिए ना। यस सर। जस्ट मैं एक प्राइसिंग को बेस लेके, हो सकता है मैं एक बहुत ही रिड्यूस प्राइस पे बस एक यूनिट खरीदा, पर उस वजह से ओवरऑल एवरेज कम हो जाता है, तो इट्स ऑलवेज बेस्ट थिंग कि मैं यूनिट्स को भी तो इंपॉर्टेंस दूंगा ना। हाँ जी सर। ये तो और तो अलग कर
नहीं, बहुत सारे हैं। नहीं होगा। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड याद है किसी बच्चे को? अभी अभी जिन्होंने फाउंडेशन क्लियर करे हुए, तुमको याद होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, क्या था सुहानी जी, बताना। कभी भी मेरी बातें क्यों याद नहीं रहती? आप आंसर देते हैं, बोलता देखा किसी को तो आती पॉलिश कर। और जो मैंने कराया था वो याद है? नहीं एडजस्टेड भी करा था। अभी बताऊंगा, याद आ जाएगा। प्रीत को आया क्या? हाँ याद है, देखा बच्चों को जो पढ़ते हैं याद है। मैं पूछूंगा नहीं कहीं तो गलत बता दे, पर याद है। हाँ तो वही ना, अपने हिसाब से सुनूंगा ना। परमीत जी को तो याद होगा। ओके। क्या ऐसी शॉप्स होती है जिनको अपनी कॉस्ट ही नहीं पता होती? होती होंगी। तो बेटा, जो ग्रोसरी शॉप होती है ना, जैसे वो इतनी सारी, वो जैसे बिस्किट्स खरीद रहे हैं, ब्रेड, ठीक है, मिल्क, कर्ड, लस्सी, वॉटेवर, इतना सारा सामान होता है। अब उनको बोलोगे ऐसे जाके ये कितने का, अब उनसे कभी जाते हो ये पूछते हो कितने का है, तो वो सेल प्राइस बताते हैं, कॉस्ट बताता है? सेल प्राइस। आज अगर आप जाओगे बोलोगे नहीं कितने का मतलब, तो आपको कितने का पड़ा वो बताएगा आप। लेकिन क्या उसके पास ऐसे इतने सारे बिस्किट्स होते हैं, हो सकता है अलग अलग रेट हो, बिस्किट का अलग हो, चॉकलेट्स का अलग हो। तो जनरली क्या होता है, जो छोटी दुकानें होती है उनको ना वो इतना मेंटेन नहीं कर सकते, मैंने इससे खरीदा इतने का। अगर मेंटेन भी कर रहा है ना तो डायरी में लिख रहा है। यानी कि एक दुकानदार 31 मार्च को उसकी दुकान में सामान है, कह रहा है कॉस्ट बता। आप मुझे बताइए, अगर आपको कोई शॉपकीपर बोले कि कॉस्ट बता, तो आपको उससे डेटा लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा? क्या डेटा लेना पड़ेगा? आप बोलोगे ये 500 बिस्किट है, ये कब खरीदे आपने, किससे खरीदे, किस रेट पे खरीदे? वो कह रहे मेरे पास नहीं है डेटा। अब आप बताओ कैसे निकालोगे? लेकिन क्या ऐसे शॉपकीपर्स, दोज हु डोंट हैव हिस्टोरिकल डेटा, क्या उनके पास सेल प्राइस होता है? अगर अभी वो कोई कस्टमर आ जाए बेच देंगे उसको? या वो ये बोलेंगे नहीं नहीं मुझे कॉस्ट नहीं पता तो मैं बेच ही नहीं पाऊंगा? एक एक आइटम का सेल प्राइस दुकानदार को पता हो। आप क्या करेंगे? हाँ जी, एग्जैक्टली। हाँ याद है, कराया था। ऋतिक जी आपके तो मार्क्स भी अच्छे ही आए थे, है ना? 82, 80, है ना? 80। 20 नंबर इन्वेंट्री में ही कटे थे क्या? ठीक है। सो बेसिकली आप समझिएगा कि एक इंसान है, उसके पास जो भी सामान है, ही हैज अ सेल प्राइस बट ही डजंट हैव अ कॉस्ट। तो आप मुझे बताइए, क्या उसका जो साल में एंड में जो सामान रहेगा, मैं पिक्चर एकदम क्लियर कर रहा हूं, साल खत्म हो चुका है और ये उसकी इन्वेंट्री है, आप समझिए, ये मैं इन्वेंट्री की बात कर रहा हूं। साल खत्म हो चुका है 31 मार्च 2025 आज। क्या उसके पास ये जो भी इन्वेंट्री है, नंबर ऑफ यूनिट्स, क्या उसके पास इसकी कॉस्ट है? नहीं। लेकिन क्या उसके पास इसका सेलिंग प्राइस है? अगर मैं उसके सेलिंग प्राइस में से उसका मार्जिन हटा दूं, कॉस्ट आ जाएगी। क्या एक इंसान को ये नहीं पता होता, मैं ओवरऑल मैं एक एक आइटम की बात नहीं कर रहा। वो कह रहा है भाई अगर मैं 1 करोड़ की सेल करता हूँ ना तो मेरा 20 लाख बच जाता है। क्या दुकानदार को आइडिया नहीं होगा? दुकानदार को ही पता है, अगर मैंने अपनी दुकान से 1 करोड़ की सेल करी तो मेरा 20% है। किसी पे 25 कमाता हूँ, किसी पे 15 कमाता हूँ, एक ओवरऑल वो सेल का परसेंट निकाल सकता है। तो आप मुझे बताइए, अगर ये सारी की सारी इन्वेंट्री अगर वो बेचे तो कितने रुपए की बिके? 1 करोड़। आपने उससे पूछा भाई अपना मार्जिन बता दे, मान लो कितना है बच्चे, 20%, तो इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी हो गई? 80 लाख रुपए। कहने का मतलब ये है, एडजस्टेड सेल प्राइस मेथड हेडिंग डाल दीजिएगा, हमने वहीं पे लिखा हुआ है बस।
एडजस्टेड सेल प्राइस, एस्टिमेटेड सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी। प्लीज, आपको क्या दिया हुआ है बच्चे? एस्टिमेटेड सेल प्राइस। आप इसमें से क्या माइनस कर दोगे? मार्जिन्स। तो आपका क्या आ जाएगा बच्चे? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग। और इसके नीचे एक नोट लिखवाऊंगा तो लिख दीजिएगा, दिस मेथड। लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लिख लिया बच्चों ने? लिखिएगा नोट। This method is used when historic का मतलब don't know the procurements. When historic data is not available, with the businessman, with the company, is not available with the company. Oh my God. सर, मैं नहीं बोलूंगा बेटे कुछ, मैंने आपको बहुत ही डिटेल समझाया। अब आप मुझे बताइए क्या एग्जाम्पल 3 आप कर पा रहे हैं या नहीं कर? मैं नहीं बोलूंगा। इन्होंने जैसे करा उसका एक दूसरा तरीका भी निकल सकता है, ट्राई करिए। आया समझ वैसे? इन्होंने क्लोजिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी निकाला था। हम्म, तो लंबा मैटर नहीं कर रहे। हाँ ठीक है, इसमें से माइनस कर डायरेक्ट ऐड कर ठीक है, कर लो एक बार। हाँ जैसे मर्जी कर लो, आ गया समझ। अब ये वाला ये भी कर लो। समझ तो आना चाहिए ना जिंदगी में। सेल्स ऐड कर। आराम से करो, सारे बच्चे कर लो। If this is 1/4 on cost, हाँ, so then it is 1/5 on sales, है ना? अगर कोई चीज 1/4 ऑन कॉस्ट होती है तो 1/5 ऑन सेल्स होती। मैं बताऊं हुआ कितने बच्चों का हो गया? देखो एक बात बताओ, ऐसे जनरली सोचो, 85,000 का सामान परचेस करा, दुकान में आ गया हो, ओपनिंग कितने का है? इसका मतलब दुकान में टोटल सामान क्या हो गया? 1 लाख। हाँ अभी पीछे बैठ जाओ। अभी तो मैं उसी टाइम, अभी क्यों टेस्ट देना है?
अभी अब जो कर रहे हो कर लेंगे, अभी तो मैं 4.5 ही देखूंगा, तो क्या चल रहा है, अभी तो दिमाग कहीं और है। दे दो, ठीक है। मेरी बात समझिएगा, 15,000 ऑलरेडी था, 85,000 और आ गया, दुकान में टोटल कितना हो गया, 1 लाख। आपने जो बेचा है, व्हाट इज द सेल प्राइस, 1,05,000। अगर बोलो उसकी कॉस्ट निकालनी है, आप निकाल पाओगे आप? सेल प्राइस 1,05,000 है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज अ मार्जिन, कैन आई से इट इज 1/5 ऑन सेल्स? बोल सकता हूं मार्जिन 1/5 ऑन सेल, तो कितना आ जाएगा मार्जिन, बोलो। इसका मतलब कितनी कॉस्ट के गुड्स बिक गए, ओ माय गॉड। पर दुकान में तो 1 लाख के गुड्स थे, 1 लाख नहीं थे तुम्हारी दुकान में, कितने के बिक गए, कितने के बच गए, 16,000। एक तो ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है, एक बार लिख लो इसको जैसे मैंने करा है, पहले एक बार, जिनका नहीं हुआ है। इन्होंने क्या करा है मैं वो भी बता देता हूं आपको। अब इनका आंसर भी देख लो, और वो भी एकदम लॉजिकल है बिल्कुल, वो ऐसे कर सकते हो आप। आपका टोटल सामान कितने का था बच्चे, 1 लाख का। सपोज करो अगर आप ये पूरा बेचते, तो व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस, 1.25% ऑन कॉस्ट था ना, तो भाई मैं जितनी मर्जी दम लगा लूं, 1.25, मेरी दुकान में कितने का सामान पड़ता है, 1 लाख का, 1.25 से ऊपर निकाल नहीं सकता था मैं उसको। आप समझ रहे हो, 1.25 इज द बेस्ट सेल प्राइस आई कुड हैव अचीव। इससे ऊपर मैं क्या ही कर लूंगा जिंदगी में, ओ भाई जितने का सामान है उस पर मार्जिन जोड़ के उससे ऊपर थोड़ा ना चला जाऊंगा। सो दिस इज द सेल, ये एक्चुअली में हुआ नहीं है, द मैक्सिमम सेल, बट व्हाट इज द एक्चुअल सेल, तो कितने की शॉर्ट सेल है, मतलब वो सामान मेरे पास पड़ा हुआ है अभी भी, पर ये 20,000 का सेल प्राइस आया ना कि इतने का पड़ा हुआ है। अब इसमें से बेटे मार्जिन हटा दूंगा ना बच्चे, 1/5 ऑन सेल, 20,000 में से 1/5 कम कर दोगे तो 16,000 यो भी तो आ जाएगा। कही समझ आया बच्चों, ऑल क्लियर टिल है? अगर आपको यहां तक क्लियर है तो बढ़िया है बेटे, इसको भी आपने कुछ नहीं करना, नेक्स्ट क्लास में आधा पौन घंटा लगेगा और ये वाला स्टैंडर्ड हमारा कंप्लीट हो। यहां तक क्लियर है? चलिए तो इतना रखते हैं बच्चों, और इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे, ठीक है जी। ऑनलाइन भी क्लियर है बच्चों को? सर। थ्योरी भी आ सकती है मैडम, प्रैक्टिकल भी आ सकता है, इट कम्स इन एनी वे, मतलब वो डेटा पता होना चाहिए आपको। हाँ जी, तो एक बार बुक मेथड समझा दो एक बार फिर से। क्या दोस्त? बुक वाला मेथड एक बार फिर से समझा दो। देख बुक वाले में क्या है, मैं देखो बता रहा हूँ, तेरी दुकान में कितने रुपए का सामान है, 1 लाख। कॉस्ट, सर 85 15 तो 1 लाख। 85 + 15 1 लाख का, ठीक है। यस सर। 1 लाख का सामान है, हाँ जी सर। व्हाट इज द बेस्ट सेलिंग प्राइस, 1.25 से ऊपर थोड़ा ना तू छलांग मार सकता है जिंदगी में, यस सर यस। ठीक है। तू पूरी दुकान भी खाली कर देगा तो 1.25 की सेल कर सकता है, और तो नहीं कर पाएगा। हाँ जी सर। बट व्हाट इज योर एक्चुअल सेल्स, 1,05,000। हम्म। सो व्हाट इज द सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जो बच गया उसका सेल प्राइस 20,000, यस सर। में से मार्जिन हटा देना, 20,000 में से 1/5 ऑन सेल कर देना, 20,000 का 1/5 4,000 कॉस्ट आ जाएगी तेरी 16। यस सर समझ आ ठीक है गया। दोस्त, चलिए तो